अब आगे देखते हैं चुंबकीय गुण को, है ना। चुंबकीय गुण क्या होता है, देखो हम लोग लैंथेनाइड के सामान्य लक्षण देख रहे हैं। लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं, लैंथेनम से लेकर कौन सा है आपका, ल्यूटीशियम तक, मतलब लैंथेनाइड श्रेणी में जो प्रथम आंतर संक्रमण तत्व हैं, जैसे कि ये, ठीक, लैंथेनम से लेकर ल्यूट्रिशियम तक, इन सभी तत्वों के सामान्य गुण के बारे में देख रहे थे। तो इसमें से भौतिक अवस्था देख लिया है, आक्षेपण अवस्था देख लिया है, रंग देख लिया है, और हम लोग आज चौथे गुण के बारे में देखने वाले हैं, जो है चुंबकीय गुण। ठीक, तो चुंबकीय गुण क्या होता है, देखो लैंथेनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनके आयनिक रूप में, ठीक, अगर उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, तथा इसके अलावा जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखो जिनमें लैंथेनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तथा से सभी प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, और जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब उनका कक्षक जो है पूरी तरीके से भरा होगा तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। ठीक, जैसे कि ए ब्लॉक में 7 तत्व होते हैं, है ना, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7। अगर ये पूरी तरीके से भरे हैं, 14 इलेक्ट्रॉन में भरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपका युग्मित हो गया। ऐसे वाले अगर ऐसे कोई तत्व रख रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो आपके प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, कक्षक जो है आधा भरा हुआ है, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सब क्या है, खाली है, ठीक, खाली है, तब ये क्या हो जाएगा, इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। ठीक, तो लैंथेनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तथा लैंथेनाइड आयन जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, जो आपका लैंथेनम 3+ आयन है और ल्यूटीशियम 3+ आयन है, प्रतिचुंबकीय दर्शाते हैं। जो आपका लैंथेनाइड श्रेणी में जो पहला तत्व है और जो आखिरी तत्व है ल्यूटीशियम, ये दोनों क्या है, आपके प्रतिचुंबकीय हैं। और इन दोनों के अलावा अन्य जो त्रिसंयोजी आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। त्रिसंयोजी आयन इसका मतलब ये है, जैसे कि ये 3+ आयन रख रहा है, उसी तरह से कुछ और तत्व होंगे जो 3+ आयन रखेंगे, उनकी आक्षेपण संख्या क्या होगी, केवल +3 होगी, है ना। इसमें लैंथेनाइड श्रेणी में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनकी आक्षेपण संख्या +3 है, तो वो क्या हो सकते हैं, आपके अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शा सकते हैं। ठीक, वो क्या हो सकते हैं, आपके अनुचुंबकीय प्रकृति, जैसे कि यहाँ पे देखो लैंथेनम में लिखा है, Pr में लिखा है, Gd में लिखा है, और HO में, और Er में, और Lu में। तो यहाँ पे ये सभी जो जिनमें त्रिसंयोजकता या फिर त्रिधनात्मकता रख रहे हैं वो आपके अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शा सकते हैं या फिर दर्शाए जाते हैं। ठीक, अब आगे देखो, आगे है 5वां आपका रासायनिक क्रियाशीलता। लैंथेनाइड तत्व में परस्पर भिन्नता, जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं ना, उनमें भिन्नता केवल इस कारण होती है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समान होता है, अंतर केवल 4f का होता है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैंथेनाइड तत्वों को रखा गया है और यहाँ पे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। ठीक, तो अंतर इसमें केवल F ब्लॉक का होता है। लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं अंतर उसमें F ब्लॉक का होता है, क्योंकि F में कभी 1 इलेक्ट्रॉन, कभी 3, कभी 4, कभी 5। F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन में अंतर होने के कारण ही इनमें अंतर होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इनमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उसमें अंतर किस कारण है,
एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। तो एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इन सभी जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनमें आपस में जो अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक, यहाँ अब देखते हैं पाँचवा को। तो क्या है पाँचवा आपका? रासायनिक क्रियाशीलता। लैंथेनाइड तत्वों में परस्पर भिन्नता केवल 4f उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या के अनुसार होती है। लैंथेनाइड तत्व प्राय समान अपने आप में समानता रखती है। मतलब लैंथेनाइड श्रेणी में जो तत्व होते हैं ना, लैंथेनम से ल्यूट्रिशियम तक, उनमें समानता होती है। अंतर केवल इतने का होता है कि उनके 4f कोष में कभी 1, कभी 2, कभी 3 अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की भरने की प्रवृत्ति के कारण, 4f में इलेक्ट्रॉन की भरने की प्रवृत्ति के कारण ही उनमें लैंथेनाइड तत्वों में कुछ कुछ अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग तत्वों के बारे में दिया गया है ना। यहाँ पे लैंथेनम है, सीरियम है, प्रोशियोडियम है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अंतर केवल इसका है, यहाँ पे 4f में कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसमें 4f कोष में भरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण ही इसमें कुछ कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। अगर इनकी रासायनिक क्रियाशीलता की बात करें तो जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो वायुमंडल से अत्यधिक क्रिया दर्शाते हैं। वायुमंडल से अत्यधिक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। लेकिन अगर बात करें आपकी इर्टिबियम की, इर्टिबियम जो है आपकी वायु के साथ क्रिया नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है? तो इर्टिबियम में क्या होता है, अगर इर्टिबियम को हम लोग 100 अंश या फिर 1000 अंश सेंटीग्रेड ताप पर भी गर्म करें तभी यह वायुमंडल के साथ या फिर वायु के साथ क्रिया नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? क्योंकि जो इर्टिबियम होता है ना, मान लेते हैं ये इर्टिबियम है। तो इर्टिबियम क्या करता है, अपने चारों तरफ ऑक्साइड की परत क्या होती है? जमाया रहता है। मतलब इर्टिबियम के चारों तरफ ऑक्साइड की परत जमी होती है। इसी कारण इर्टिबियम जो होता है वायुमंडल से क्रिया नहीं दर्शाता है। बाकी जो आपके अन्य तत्व हैं वो वायुमंडल से आसानी से क्रिया कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, और मैटनले हो जाते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है, किस को छोड़ करके? इर्टिबियम को छोड़ करके। ठीक, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वायुमंडल मतलब जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और इनकी क्रियाशीलता में जो अंतर होता है वायुमंडल के साथ, इनकी क्रियाशीलता कुछ मात्रा में डिफरेंट होती है, कुछ मात्रा में अलग अलग होती है। तो अंतर केवल 4f उपकोष में इलेक्ट्रॉन में भरने की संख्या के आधार पर होता है। 4f उपकोष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग भरते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 6, कभी 7, कभी 9। तो इसी कारण इनमें हल्का हल्का से थोड़ा अंतर पाया जाता है। ठीक, अगर बात करें लैंथेनाइड तत्वों की क्रियाशीलता की, तो लैंथेनाइड श्रेणी में जो पहले में आते हैं ना तत्व, जैसे कि लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, तो ये सभी आपके कैल्शियम के समान क्रियाशील होते हैं। इस श्रेणी के प्रारंभिक सदस्य कैल्शियम के समान क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। ठीक, मतलब लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, प्रोशार्डियम हो गया, ये सभी आपके बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है इन तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती जाती है। पहले में जो तत्व आएंगे, ये है लैंथेनाइड श्रेणी, पहले में जो तत्व आएंगे वो क्रियाशील होंगे, लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तो उनकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक, तो ये किसके समान व्यवहार दर्शाते हैं? शुरुआत में इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, किसके समान? कैल्शियम के समान। लेकिन जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं इनकी क्रियाशीलता कम होने लगती है और वो एल्युमिनियम के समान व्यवहार दर्शाते हैं। क्योंकि एल्युमिनियम, जिस तरीके से एल्युमिनियम की क्रियाशीलता कम होती है और जिस तरीके से वो व्यवहार दर्शाता है, उसी तरह से लैंथेनाइड तत्वों में वे तत्व, मतलब पीछे के तत्व, श्रेणी के पीछे के तत्व जिनकी क्रियाशीलता कम होती है, वे भी एल्युमिनियम के समान व्यवहार दर्शाते हैं, है ना। यहाँ पे है आपका। तो कुछ रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। क्या होते हैं? लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं अलग अलग तत्व के साथ, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एल्युमिनियम, मतलब अलग अलग तत्व के साथ अलग अलग रासायनिक प्रक्रिया दर्शाते हैं, अलग अलग से उत्पाद बनाते हैं। तो उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं लैंथेनाइड तत्व की अलग अलग तत्वों के साथ क्रियाशीलता क्या होती है। जैसे कि लैंथेनाइड जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया दर्शाता है, लैंथेनाइड कार्बन के साथ किस प्रकार की क्रिया दर्शाता है, तो इसको देखेंगे, है ना।
तो यहाँ पे ये बताया गया है लैंथेनाइड धातुएं हाइड्रोजन गैस के वातावरण में मंद गति से गर्म करने पर हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है। मान लेते हैं इस कमरे में पूरी तरीके से हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग लैंथेनाइड को रख रहे हैं, ठीक, जो लैंथेनाइड धातु है, लैंथेनाइड तत्व है, उसको रख रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं अगर उसको हम लोग हल्का से गर्म भी कर ले रहे हैं, है ना, या फिर किसी ऐसे पात्र में जैसे कि एक बीकर है, उसको ऊपर से ढक दिए हैं और इस बीकर के अंदर में पूरी तरीके से क्या है भरी है, हाइड्रोजन गैस भरी है। अब कुछ मात्रा में उसमें लैंथेनाइड तत्व भी मिला दे रहे हैं, उस बीकर के अंदर में क्या मिला दे रहे हैं, लैंथेनाइड तत्व। अगर अब उसको हल्का से गर्म करेंगे तो क्या होता है, जो लैंथेनाइड होता है वो हाइड्रोजन से संयोग कर लेता है। लैंथेनाइड किससे संयोग कर लेता है, हाइड्रोजन से। अगर उसको धीरे धीरे हम लोग गर्म करें, मंद गति से गर्म करें तब, ठीक। तो इस तरह से आपका लैंथेनाइड जो होता है हाइड्रोजन के साथ क्रिया दर्शाता है ना। अब आगे देखते हैं लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं, लैंथेनाइड जो धातु होती है, उनकी अगर कार्बन के साथ क्रिया करवाएं, अगर उनको कार्बन के साथ गर्म करवाएं तो वहाँ पे वो कार्बाइड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे Ln लिखा है सभी में, Ln का मतलब यहाँ पे लैंथेनाइड से है। लैंथेनाइड इसका मतलब लैंथेनाइड श्रेणी में जितने भी तत्व हैं आपके, लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, प्रोशार्डियम हो गया, नडियोबियम हो गया, ये सभी तत्व, यहाँ पे जितने भी तत्व हैं उनको हम लोग रख सकते हैं किसके जगह में, Ln के जगह में। Ln का मतलब क्या है, लैंथेनाइड है, और ये सभी आपके लैंथेनाइड तत्व ही है ना। तो इसके जगह में, Ln की जगह में इन सभी तत्वों को रख सकते हैं। जिस तरह से हम लोग X लिखा रहता है ना, X लिखा रहता है तो उसकी जगह में क्या रखते हैं हम लोग, हैलोजन ग्रुप को रखते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसी तरह से जहाँ पे Ln लिखा रहेगा वहाँ पे आप लोग लैंथेनाइड तत्वों, लैंथेनाइड श्रेणी में जितने भी तत्व हैं उनमें से किसी को भी रख सकते हो, ठीक। तो क्या होता है, जब लैंथेनाइड तत्वों को कार्बन से क्रिया करवाते हैं तो वो लैंथेनाइड और कार्बन आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, कार्बाइड बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे Ln3 कार्बाइड, Ln2C3, LnC2 बनाते हैं। मतलब जो धातु होती है लैंथेनाइड धातु, वो कार्बन से क्रिया करके कार्बाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे Ln की जगह में अगर लैंथेनम को रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, La3C, और सीरियम को रखें तो Ce3C। तो इस तरीके से वो अलग अलग कार्बाइड आपके बनाते हैं, ठीक। और क्या होता है, जो लैंथेनाइड होता है उनकी क्रिया तनु अम्ल से करवाएं। मान लेते हैं अगर लैंथेनाइड जो तत्व है उनकी क्रिया H2SO4 से करवाएं, वो भी कैसी, तनु H2SO4 से करवाएं तो वो आपस में अभिक्रिया करके क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक। अगर इन लैंथेनाइड तत्व की क्रिया हैलोजन से करवाएं तो लैंथेनाइड हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, जल करके, या फिर हाइड्रोजन का जो वातावरण है, जिस तरीके से हमने हाइड्रोजन को लिया था उसी तरीके से एक बीकर में हाइड्रोजन को ले रहे हैं और लैंथेनाइड तत्व को डाल रहे हैं और उसको हल्का से गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या बना लेंगे, आपके हैलाइड बना लेंगे। मतलब लैंथेनम जो है आपका Ln, लैंथेनाइड श्रेणी में कोई भी जो है आपका कोई भी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके हैलाइड बना लेगा, ठीक। उसके बाद क्या है, ऑक्साइड। तो लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं ये M2O3 तथा मतलब MOH3 आदि बनाती है। जो लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इस प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके इस प्रकार के आपके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे कि आपका जो धातु होता है, धातु वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड धातु बनाता है। जैसे कि कोई भी धातु को ले सकते हैं, एम का मतलब यहाँ पे आप इसमें से जो धातु होते हैं एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, उसमें से किसी भी धातु को ले सकते हैं। तो जो धातु होते हैं ऑक्सीजन से साथ क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, M2O3 बनाते हैं। उसी प्रकार से इस धातु की क्रिया अगर हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो वो क्या बनाते हैं, M2OH3 बनाते हैं। उसी प्रकार आपका लैंथेनाइड भी होता है। जिस तरीके से धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके M2O3 बनाता है, उसी तरीके से लैंथेनाइड भी, जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके
N2O3 बनाएंगे। जिस तरीके से धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके M2OH3 बनाता है, जिस तरीके से धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके MOH3 बनाता है ना, उसी तरीके से लैंथेनाइड भी OH से क्रिया करके क्या बनाते हैं, इस प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो जिस तरीके से क्षारीय ऑक्साइड क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनते हैं, उसी तरीके से लैंथेनाइड ऑक्साइड और लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड भी बनता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा लैंथेनाइड धातु जो होती है हाइड्रोजन गैस से मंद गति से क्रिया करके क्या करती है, मतलब मंद गति से क्रिया करती है और हाइड्रोजन से संयोग कर लेती है। उसी तरह से धातु जो होते हैं, लैंथेनाइड धातु जो होते हैं, कार्बन से क्रिया कर करके इस प्रकार से कार्बाइड बनाते हैं। उसी तरीके से लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं वो तनु अम्ल मतलब तनु H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं, लैंथेनाइड हैलाइड बनाते हैं। जिस तरीके से क्षारीय मृदा धातु मतलब जो आपका समूह 2 के तत्व हैं, क्षारीय धातु मतलब समूह 1 के तत्व और क्षारीय मृदा धातु मतलब समूह 2 के तत्व। क्षारीय मृदा धातु में समूह 2 के तत्व आते हैं, जिसमें आपके बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी तत्व आते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से क्षारीय मृदा धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, उसी तरीके से लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं वो भी उसी तरीके से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अभी हमने देखा अगर लैंथेनाइड तत्व के परमाणु तथा आयनिक आकार की बात करें तो लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड संकुचन पाया जाता है। ठीक, लैंथेनाइड संकुचन आगे में दिया है, उसको पढ़ेंगे। लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। मतलब जैसे जैसे श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब श्रेणी में आगे बढ़ते जाएंगे, तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। लैंथेनाइड का जो पहला तत्व लैंथेनम का आकार सबसे बड़ा होता है तथा ल्यूटेशियम का आकार सबसे छोटा होता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड तत्व का परमाणु तथा आयनिक आकार लैंथेनाइड संकुचन के कारण कम होता जाता है। ठीक, अब लैंथेनाइड के और गुणों के बारे में देखें, जैसे कि अपचयन विभव तथा धात्विक लक्षण। तो क्या होता है, लैंथेनाइड जो होते हैं, लैंथेनाइड आयनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव श्रेणी में कम ऋणात्मक होते जाते हैं। श्रेणी मतलब यहाँ पे जो लैंथेनाइड श्रेणी है आपकी, वहाँ पे जब बाएं से दाएं जाएंगे ना, तो यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है कम ऋणात्मक होता जाएगा। लैंथेनाइड श्रेणी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तब वहाँ पे जो मानक अपचयन विभव का मान है वो कम ऋणात्मक होता जाएगा। ठीक, मतलब ये है कि बाएं से दाएं जाने पर जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनकी अपचायक क्षमता कम होती जाती है। बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड तत्वों की अपचायक क्षमता कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि उनके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, कम होती जाती है। अपचायक क्षमता कम होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता से है। लुईस धारणा में हमने पढ़ा है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके क्षार कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो क्या है, क्षार हैं। जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो क्या है, क्षार हैं। किसके अनुसार, लुईस धारणा के अनुसार। तो यहाँ पर भी क्या होता है, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम होती जाती है। मतलब वे क्या हैं, बाएं से दाएं जाने पर उनकी क्षारीय प्रकृति क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक, बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय प्रकृति क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसी को यहाँ पे बताया गया है। लैंथेनाइड आयनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव श्रेणी में कम ऋणात्मक होते जाते हैं, अतः इनकी अपचायक क्षमता सीरियम से लिथ्यूशियम तक जाने पर क्या होती है, घटती है। अत्यधिक ऋणात्मक E0 मान यह प्रदर्शित करता है कि ये तत्व उच्च धन विद्युतीय धातुएं हैं। ठीक,
यहाँ पे हमने ये देखा है कि श्रेणी में, लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो अपचायक क्षमता कम होती है। लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है। मतलब बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक, अब देखते हैं यौगिक की विलेयता। तो लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं उनके फ्लोराइड, उनके ऑक्साइड, उनके हाइड्रोक्साइड, उनके कार्बोनेट, फास्फेट, क्रोमेट, ऑक्जिलेट, ये जल में अविलेय होते हैं। क्या क्या? क्लोराइड, लैंथेनाइड के फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फास्फेट, क्रोमेट, ऑक्जिलेट, ये क्या होंगे? जल में अविलेय होंगे। लेकिन लैंथेनाइड के क्लोराइड, लैंथेनाइड के ब्रोमाइड सामान्यतः जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ठीक है, तो ये है यौगिकों में विलेयता। अब दूसरा है आपका संकुल निर्माण। लैंथेनाइड जो होते हैं, लैंथेनाइड तत्व, उन पर उच्च आवेश होता है। लैंथेनाइड पर देखो M3+ चार्ज रखते हैं, मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ज़्यादातर +3 होती है ना। ऑक्सीकरण अवस्था में हमने देखा जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। तो यहाँ पे ये उच्च आवेश होता है इनमें, लेकिन इनका आकार क्या होता है? बड़ा होने के कारण ये आसानी से संकुल नहीं बनाते हैं। जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं उनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। लैंथेनाइड का आकार बड़ा होने के कारण ये क्या होते हैं? संकुल निर्माण नहीं कर पाते हैं। मतलब संकुल निर्माण करते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें? संकुल निर्माण करने में इसमें कठिनाई ज़्यादा होती है। मतलब ये आसानी से संकुल नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि इनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं लैंथेनाइड संकुचन। तो लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? तो अब देखते हैं लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है। तो क्या होता है? लैंथेनाइड तत्व में सीरियम से ल्यूटेशियम तक नाभिकीय आवेश में प्रति तत्व 1 इकाई आवेश की वृद्धि होती है। जब हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? नाभिक पे आवेश की वृद्धि होती है। देखो बाएं से दाएं जाएंगे तो यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर नाभिक पे आवेश की वृद्धि होती है। जब नाभिक पे आवेश की वृद्धि होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में भी क्या होती है? वृद्धि होती है ना। मान लेते हैं यहाँ पे एक नाभिक पर 1 आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 आवेश हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे 3 आवेश हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब जब श्रेणी में हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर आवेश की वृद्धि होती है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन की भी वृद्धि होती जाती है। तो इस तरह से आवेश की और इलेक्ट्रॉन दोनों की वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंथेनाइड तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वो बाह्यतम कोश में नहीं होती है। जैसे कि यह पहला कोश, ये है दूसरा कोश, ये है तीसरा, यह है चौथा, पाँचवा और छठवां। ठीक, तो यहाँ पे अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ना हो करके अंतिम से 2 पहले होती है। मान लेते हैं ये छठवां है, तो यहाँ पे अंतिम कोश में ना हो करके चौथे कोश में होती है, क्योंकि चौथे में 4f आता है ना आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि ना हो करके कहाँ पे होती है? इस 4f में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? नाभिक जो होता है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण इनकी त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। इनकी त्रिज्या कम होती है और साथ में जो F में जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उनमें परिरक्षण प्रभाव भी कम होता है। परिरक्षण मतलब शील्डिंग मतलब एक दीवार है। यह दीवार क्या काम करती है? यहाँ पे एक दीवार होती है। ये दीवार क्या काम करती है? यहाँ पे जो नाभिक है उसको बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको उनके आकर्षण को क्या करती है? रोकती है। यहाँ पे नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो ये नाभिक क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन यहाँ पे शील्डिंग प्रभाव काम करता है। यह शील्डिंग प्रभाव क्या करता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण को कम कर देता है। तो यहाँ पे मैंने बताया है 4f में शील्डिंग प्रभाव बहुत कम होता है। मतलब ये नाभिक के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनके प्रति आकर्षण को कम नहीं कर पाती है, ये कुछ नहीं करती है। यहाँ इसमें नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी
करते हैं, ठीक, क्योंकि 4f जो है उसका शिल्डिंग प्रभाव क्या होता है, बहुत कम होता है। तो क्या होता है, लैंथेनाइड स्टडी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर आवेश बढ़ता जाता है। नाभिक के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में भी वृद्धि होती जाती है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन की वृद्धि अंतिम कोश में ना हो करके अंतिम कोश से पहले वाले कोश मतलब 4f में होती है। 4f में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन का आकर्षण नाभिक के प्रति अधिक होता है और परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक। तो इस त्रिज्या कम होती है तो इस कम होने वाली त्रिज्या को ही हम लोग लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, ठीक। लैंथेनाइड श्रेणी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो लैंथेनाइड श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो लैंथेनाइड तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है, परमाणु या फिर आयनिक त्रिज्या जो होती है वो कम होती जाती है, जिससे उनका आकार, उन परमाणु का आकार भी क्या होता है, कम होता है। इसे हम लोग लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, ठीक। लैंथेनाइड स्टडी में जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिसके कारण परमाणु का जो आकार होता है वो क्रमशः कम होता जाता है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो यहाँ पे तो हमने लैंथेनाइड संकुचन को देखा है, पर लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है, क्यों यहाँ पे परमाणु और जो अणु होते, क्यों यहाँ पे जो परमाणु या फिर अणु बनते हैं उनका आकार कम क्यों होता है। तो इनका कारण है 4f का परिरक्षण प्रभाव का कम होना। क्या होता है, अभी हमने देखा कि जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर आवेश बढ़ते हैं और साथ में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कोश में ना बढ़ करके 4f में बढ़ती है। देखो 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, 4f का जो आकार होता है वो कैसा होता है, फैला होता है। 4f में टोटल कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं, तो इस कारण 4f का आकार फैला होता है। और 4f में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4f में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, समान होता है। 4f में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव समान होता है। नाभिक पे जैसे जैसे आवेश बढ़ता है 4f में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने बताया 4f में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, समान होता है। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक पे आवेश बढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ पाता है। अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता तब की बात और होती, लेकिन यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ता है। इस कारण नाभिक जो है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण इनकी त्रिज्या कम हो जाती है और इनका आकार भी कम हो जाता है। तो लैंथेनाइड संकुचन का कारण है परिरक्षण प्रभाव, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं, लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है, परिरक्षण प्रभाव। लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, लैंथेनाइड स्टडी में बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, जिससे उनके आकार क्रमशः क्या होते हैं, घटते हैं, जिसे हम लोग लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन का कारण है जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब लैंथेनम से ये LU है, लैंथेनम से आगे बढ़ते जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो वहाँ पे नाभिक पर आवेश बढ़ते जाते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बाह्यतम कोश में ना बढ़ करके उनके बाह्यतम कोश से पहले वाले मतलब 4f कोश में बढ़ती हैं। 2 पहले हैं ना। जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं नाभिक पर आवेश बढ़ता है और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उस परमाणु में बढ़ती है, लेकिन बाह्यतम कोश में ना बढ़ करके उससे 2 पहले मतलब 4f में बढ़ती है। जैसे जैसे यहाँ पे नाभिक पे मतलब 4f में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, उसमें वहाँ पर परिरक्षण प्रभाव तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये नाभिक जो होते हैं बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको आकर्षित कर लेते हैं और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। इसे हम लोग लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन का कारण यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट होगा। लैंथेनाइड में नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक। तो यह है लैंथेनाइड संकुचन के कारण।